हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैम गुरु जेई पर। तो काफ़ी समय के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। काफ़ी समय के बाद मतलब 6-7 दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं। और आज आप लोगों को ये बोर्ड भी भरा भरा दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अब तक मैं जब क्लास लेता था तो पहले इंट्रोडक्शन देता था और फिर क्वेश्चन करवाता था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा समय बचाया जाए और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था उसके क्वेश्चन कर लिए जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने कहा था कि हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ सवाल मैं लेकर आया हूँ, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में रिकॉल कीजिए कि हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने देख लिए थे। कितने प्रकार के स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं? 6 प्रकार के स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 देख लिए थे। कौन कौन से? चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर और रिंग चेन आइसोमर। ये हम लोगों ने 5 देख लिए थे और छठा आइसोमर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, छठा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है यानी टोटोमेरिज्म, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने से पहले थोड़ा सुन लीजिए कि आपको करना क्या है। आप लोगों को ऐसे कंपाउंड दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं, दूसरे में 3 दे रखे हैं, तीसरे में 3 दे रखे हैं। आप लोगों को एक इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में एक को एक के साथ रिलेट करके आपको उसका रिलेशन बताना है। अगर इसको P और इसको Q बोल दो, ठीक है, ये P है, ये Q है, तो आप लोगों को बताना है कि P और Q आपस में क्या क्या रिलेशन है, कौन से प्रकार का आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे। ठीक है, सिमिलरली PQ, QR और PQ के बीच में कौन सा आइसोमर है, ये आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले एक आध क्वेश्चन देख लीजिए और फिर खुद से ट्राई कीजिएगा। आइए, आपको बताना है पहले क्वेश्चन में कि कौन सा टाइप का आइसोमर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेमिंग कर लीजिए। ठीक है, कार्बन की नेमिंग कर लीजिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं अगर उनके आईयूपीएसी नेमिंग डिफरेंट हो गई तो वही कंपाउंड आपका आइसोमर कहलाएगा। लेकिन अगर आईयूपीएसी नेमिंग सेम हो गई तो कंपाउंड आपका आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे केवल 3 मेंबर की रिंग है। ठीक है, मॉलिक्यूल सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कंपलसरी, सबसे पहले आप वही चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 कार्बन की चेन है या 3 कार्बन की मेन चेन है, तो ये कौन से प्रकार का आइसोमर हुआ? ये हो जाएंगे चेन आइसोमर, ये हो जाएंगे चेन आइसोमर, ये हो जाएंगे चेन आइसोमर, जिसमें पेरेंट चेन डिफर कर जाती थी, है ना। सेकंड पे आइए, इसको P बोलिए, ये Q है, ये R है, तो P Q के बीच में बताइए, Q R के बीच में बताइए और P Q के बीच में बताइए। ठीक है, क्या करेंगे, नेमिंग कर लो पहले। 1 2 3 4 5, 1 यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3। तो देखो एक में 5 मेंबर की रिंग, एक में 4 मेंबर की रिंग, एक में 3 मेंबर की रिंग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम है, तो P और Q आपस में क्या हो गए? P और Q आपस में हो गए चेन आइसोमर, क्योंकि पेरेंट चेन डिफर कर गई है। Q और R भी आपस में क्या हो जाएंगे? Q और R भी आपस में क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, और P और Q में क्या रिलेशन है? ये भी आपस में चेन आइसोमर है। ठीक है, आपको समझ में आया? चेन आइसोमर में आप लोगों को देखनी है कि पेरेंट चेन डिफर तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखो ये 4-5 की चेन है, ये 4 की चेन है, 3 की चेन है, तो ऐसे आप लोगों को चेक करना है। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, नेमिंग करते हैं, यहाँ से करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में। 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ध्यान से देखना, अब इसमें आप लोगों को थोड़ा प्यार से सवाल को करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। P और Q में क्या रिलेशन है? P और Q में आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, इस कंपाउंड की अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो ये है 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटीन, और ये भी 2 मिथाइल ब्यूटीन है, यानी कि आईयूपीएसी नेमिंग सेम हो गई। आईयूपीएसी नेमिंग सेम हो गई, इसलिए P और Q आपस में आइडेंटिकल होंगे, इसलिए P और Q आपस में आइडेंटिकल होंगे। कंपाउंड सेम है, कंपाउंड सेम है, क्योंकि ये भी 2 मिथाइल ब्यूटीन दिखा रहा है, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटीन है, नंबरिंग सेम आ रही है। ठीक है, नंबरिंग सेम आ रही है। मैंने कहा था अगर आईयूपीएसी नेमिंग सेम आ जाए तो आइडेंटिकल होंगे, तो P और Q आपस में आइडेंटिकल हो गए। Q और R में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है? तो ध्यान से देखो, Q में मल्टीपल बॉन्ड 1 पर आ रही है, R में मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आ रही है, यहाँ पर
मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, तो Q और R आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे, Q और R आपस में पोजीशनल आइसोमर होंगे। ठीक है, अब P और R की बात करते हैं, अब P और R की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग 2 पे आ रही है, तो ये P और Q भी आपस में पोजीशन आइसोमर हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आइडेंटिकल, पोजिशनल, पोजिशनल। यहां पर आ जाइए, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, बताइए इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है, इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है। इसको नंबरिंग करो 1 2 3 4, यहां नंबरिंग करो 1 2 3। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। यहाँ 4 मेंबर की रिंग है और 4 मेंबर की चेन है, यहाँ पर 3 मेंबर की चेन है। ठीक है, अब आइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक तरफ आपको साइनाइड दिख रहा है और एक तरफ आपको आइसोसाइनाइड दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। आप मुझे बता सकते हो P और R में, P और R में क्या रिलेशन है, P और R में क्या रिलेशन है, आप मुझे बताइए P और R में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, ये आप करेंगे कमेंट, ये आप करेंगे कमेंट। ठीक है, P और R में आपको रिलेशन बताना है। ध्यान से देखो, P में 4 की चेन है, R में 3 की चेन है, एक तरफ साइनाइड दिख रहा है, एक तरफ आइसोसाइनाइड दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अभी नहीं बताएंगे, जब मैं टोटोमेरिज्म पढ़ा दूंगा उसके बाद आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अभी आप नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि आप लोगों ने आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी नहीं पड़ी है। ठीक है, कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पर ये 2 प्रकार के आइसोमर खेल रहा है, ये 2 प्रकार के आइसोमर खेल रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी जब मैं प्रायोरिटी बता दूंगा तब आप डिसाइड करके बताएंगे कि दोनों आपस में क्या है। ठीक है, तो इसको अभी होल्ड पे रखिए। यहाँ पर आइए, 5th क्वेश्चन पर आइए। 5th क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे बेंजीन, कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है बेंजीन। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना, इसमें कार्बन से बेंजीन को जोड़ रखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से बेंजीन को जोड़ रखा है। कौन से प्रकार के आइसोमर मैंने आपको पढ़ाया था, ये ध्यान से देखो, दोनों तरफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ आपके कार्बन की चेन जुड़ी हुई है ना। तो एक तरफ बेंजीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ बेंजीन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे प्रकार के आइसोमर को क्या कहते थे, मेटामर्स। क्या कहते थे, मेटामर्स। क्या कहते थे, मेटामर्स। मेटामर्स कह लो या मेटामेरिज्म कह लो। ठीक है, ये आपस में क्या है, मेटामेरिज्म है। 6 पे आइए, ये और ये आपस में क्या है, ये और ये आपस में क्या है। सर ऑक्सीजन के इस तरफ मुझे बेंजीन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के इस तरफ मुझे बेंजीन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के राइट में मुझे साइक्लोहेक्सेन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी मुझे साइक्लोहेक्सेन दे रखा है। यहाँ पर तो अरेंजमेंट चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पर तो कनेक्टिविटी चेंज ही नहीं हुई, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये आइडेंटिकल हो गए, ये आइडेंटिकल होगा, सेम होगा बिल्कुल, कुछ चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आइए, एक तरफ आप लोगों को इन दोनों में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, इन दोनों में क्या रिलेशन है आपको बताना है। ठीक है, एक तरफ आपको एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको अल्कोहल दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको ओपन चेन दिखाई दे रही है अनसैचुरेटेड, एक तरफ आपको रिंग दिखाई दे रही है। तो इस केस में ये रिंग आइसोमर्स है, इस केस में ये रिंग आइसोमर्स है, इस केस में ये रिंग आइसोमर्स है। ठीक है, यहाँ पर आओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NH C डबल बॉन्ड CHO, NH C डबल बॉन्ड CHO, ये अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है। क्या है, सेकेंडरी अमाइड। यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ पे अमीन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड भी दिखाई दे रहा है। ये अमाइड है, ये अमाइड है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है। आप मुझे बता सकते हो एल्डिहाइड और अमाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अगर आपने IUPAC पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड और अमाइड में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ये एक तरफ आपको अमाइड दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपका एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ठीक है,
आपको समझ में आया फंक्शनल आइसोमर क्यों होंगे, क्योंकि एक तरफ अमाइड है और एक तरफ एल्डिहाइड है, दोनों फंक्शनल ग्रुप ही अलग हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप ही अलग हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, चेक कर लेना। एक तरफ आपको अमाइड दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्वेश्चन समझने में आसानी हुई होगी। आप लोगों ने लास्ट का वीडियो अगर अच्छे से देखा है लास्ट क्लास का, तो ये सवाल आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, चैप्टर डाल दीजिए आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म और टॉपिक लिख लीजिए टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म देखो टोटोमेरिज्म कैसे इंपॉर्टेंट। टोटोमेरिज्म में सवाल अगर आप पूछो तो कंपटीशन में इसके इंडिविजुअल सवाल बहुत कम देखे गए हैं। मतलब पिछले 5 साल में जहां तक मैंने सवाल लगाए हैं अपनी लाइफ में, तो मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चन टोटोमेरिज्म के ऊपर शायद ही देखा होगा। ठीक है, तो इसके सवाल बनते कहाँ पर हैं? इसके सवाल आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर दिखाई देंगे, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आपको टोटोमेरिज्म कराना पड़ता है, तो उसमें इस टॉपिक की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंडिविजुअली इस टॉपिक से सवाल आने के चांसेस अभी तक तो मैंने नहीं देखे हैं। अगर बहुत पहले सवाल पूछे गए होंगे 2016, 2010, 2009 में, तो वो बात की बात है, पर पिछले 5-6 सालों में जब से मैंने जेईई मेंस दिया है या जब से मैंने जेईई की तैयारी करी है, मैंने हार्डली देखा होगा, शायद से ही देखा होगा कि इसके ऊपर सवाल इंडिविजुअली पूछा जाए। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर ये बहुत अच्छा खिलता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में टोटोमेरिज्म का अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे चैप्टर में इसकी भारी डिमांड रहती है। हर बार आप जब भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के, एमएस चौहान के या फिर जेईई मेंस, जेईई एडवांस के, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस में टोटोमेरिज्म का अच्छे से इस्तेमाल होता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म होता क्या है? इट इज इंट्रामोलिकुलर, इट इज इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर, H+ ट्रांसफर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि मॉलिक्यूल के अंदर से ही एक H+ आएगा और वो ट्रांसफर होगा किसी दूसरे एटम में उसी मॉलिक्यूल के अंदर। मतलब एक मॉलिक्यूल से H+ बाहर निकलेगा, उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम पर H+ का ट्रांसफर होगा। दिस इज इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही H+ का ट्रांसफर इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो अब बात को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है, ये बात है उस जमाने की जब आपके ही जैसा एक बंदा आया, आपके जैसा ही एक बंदा आया, उसने एक कंपाउंड लिया, कोई सा भी कंपाउंड उसने रैंडमली उठा लिया। मान लो उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे ने इसको उठा लिया। ठीक है, उस बंदे ने इसको उठा लिया। क्या है ये है एसीटोन। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेने का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड, चलो मैं इसके बारे में बात में आता हूँ। ठीक है, आपने क्या करा, एक बंदा आया उसने रैंडमली ये उठा लिया। ठीक है, अब उसने क्या करा, इस कंपाउंड के ऊपर डाल दिया बेस, OH- है, इस कंपाउंड के ऊपर डाल दिया उसने बेस। ठीक है, क्या करता है बेस को चाहिए क्या, बेस को क्या चाहिए, अब गाना मत याद कर लेना। ठीक है, बेस को क्या चाहिए, इस बेस को क्या चाहिए, ठीक है, इस बेस को चाहिए H+, है ना। ये चाहता है H+ को लेना ताकि वाटर बन जाए और ये बाहर निकल जाए, है ना। OH- क्या करेगा, H+ ले लेगा ताकि पानी बाहर निकल जाए। तो ये क्या करेगा, ये ले लेगा H+। ठीक है, कहाँ से लेगा, या तो यहाँ से लेगा या यहाँ से लेगा, या तो यहाँ से लेगा या तो यहाँ से लेगा। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ से H+ उठा लिया, यहाँ से H+ अगर ये चला जाएगा तो क्या होगा इस कंपाउंड में? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब ये कंपाउंड अपना H+ देगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? जब ये कंपाउंड अपना H+ देगा, भाई आपने क्या करा, आपने एसीटोन के ऊपर बेस डाल दिया। बेस डालने के बाद ये कंपाउंड अपना H+ देने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बेस को चाहिए H+, बेस को चाहिए H+। कंपाउंड ने H+ दे भी दिया कि जा भाई तू खुश रहे। तो कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या आया, कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज आया, कंपाउंड के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज।
कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज आया, कंपाउंड के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कंपाउंड के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है, क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है कि नहीं है? अगर आपने जीओसी पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें देखी जाती थी, जैसे पहले बैक बॉन्डिंग देखते थे, फिर रेजोनेंस देखते थे। तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये रेजोनेंस कर रहा है? क्या आप लोगों को पता चल रही है, क्या आप लोगों को चमक रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है ना, रेजोनेंस कर रहा है। तो ये अपना रेजोनेंस कर लेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, इसने क्या किया, इसने क्या किया, रेजोनेंस कर लिया, इसने क्या कर लिया, रेजोनेंस कर लिया। अब जो पानी था, जो पानी बाहर निकला, वो क्या करेगा, अपना H+ वापस दे देगा, वो क्या करेगा, H+ दे देगा। पानी क्या करेगा, H+ दे देगा। पहले आपने बेस डाला, उसने H+ दे दिया, वाटर बाहर निकल गया, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये रेजोनेंस करा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। अब सिस्टम में आपका H+ पड़ा हुआ है, तो वो H+ क्या करेगा, ये H+ इसको मिल जाएगा, ये H+ इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो बना क्या आपका, बना आपका ये CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने क्या किया, इस कंपाउंड को लिया, इसके ऊपर बेस डाला, इसने H+ दे दिया अपना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसने क्या किया, यहाँ पर रेजोनेंस करा लिया, इसने क्या किया, यहाँ पर रेजोनेंस करा लिया। रेजोनेंस कराने के बाद सिस्टम में आपका H+ पड़ा हुआ था, तो वो H+ वापस इसको मिल गया और ये ऑक्सीजन से जाके चला, ऑक्सीजन से जाके चिपक गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन से जाके क्या हुआ, चिपक गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आप लोगों ने लिया था कीटोन फॉर्म, आप लोगों ने लिया था कीटो फॉर्म और बन गया इनोल। तो ये होता है, मतलब जब आप कीटो लेके चलते हैं तो बनता है इसका इनोल फॉर्म, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। यानी ये H+ कहीं बाहर से नहीं आया है, ये H+ कहीं बाहर से नहीं आया है, जो H+ इस मॉलिक्यूल ने छोड़ा था वही H+ इसको वापस मिला है, लेकिन दूसरे एटम को मिला है, ठीक है। ध्यान से बात को सुनना, इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर का यही मतलब है कि एक एटम ने अपने H+ को छोड़ा और दूसरे एटम ने उसी H+ को ले लिया, ठीक है। एक ही एटम ने H+ को छोड़ा और दूसरे एटम ने उस H+ को ले लिया। तो पहले मैंने बेस डाला, H नेगेटिव चार्ज बनाया, उसको रेजोनेंस कराया, वो रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पहुंचा, सिस्टम के पास जो H+ था वो H+ को वापस मिल गया और ये H+ ऑक्सीजन से जाके चिपक गया। इसी को बोलते हैं टोटोमेरिज्म, इसी को बोलते हैं टोटोमेरिज्म, इसी को कहते हैं टोटोमेरिज्म। तो सर समरी क्या है, समरी क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, आप बताना क्या चाहते हैं? तो ध्यान से सुनना, मैं बताना ये चाहता हूं कि लिख लो, ध्यान से नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो कि टोटोमेरिज्म का जब भी आप सवाल करें, टोटोमेरिज्म का आप जब भी सवाल करें तब आप पहले बनाओ नेगेटिव चार्ज, आप बनाओ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसको कराओ रेजोनेंस, उसको कराओ रेजोनेंस, ठीक है, और पहुंचा दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, नेगेटिव चार्ज को पहुंचा दो, पहले नेगेटिव चार्ज बनाओ, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बनाओ, उसको कराओ रेजोनेंस, ठीक है, और फिर पहुंचा दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। पहले मैंने क्या करा, नेगेटिव चार्ज बनाया, उसको रेजोनेंस कराया और नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पहुंचा दिया और वहां से मैंने उसको H+ दे दिया। यही करना है आपको पूरे टोटोमेरिज्म में, यही करना है आपको पूरे टोटोमेरिज्म में, यही करना है आपको पूरे के पूरे टोटोमेरिज्म में। क्या बात समझ में आ गई? 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप। पहला नेगेटिव चार्ज बनाओ, दूसरा रेजोनेंस करवाओ, तीसरा उस नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पहुंचा दो और वहां पर उसको H+ दे दो, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CHO CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा?
अगर मैं यहाँ से H प्लस बाहर निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से H प्लस बाहर निकाल दूँ तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा CH2 माइनस। ये नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये कंपाउंड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका टोटोमेरिक फॉर्म क्या बनेगा, इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH H। ठीक है, क्या यहाँ से H प्लस निकल सकता है? अगर यहाँ से H प्लस निकल गया तो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा, ये रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, आपको ऐसे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाना है जो रेजोनेंस कर पाए, जो रेजोनेंस कर पाए, जो रेजोनेंस कर पाए। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल नहीं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर इसके ऊपर तो तीन तीन हाइड्रोजन है ना, इसके ऊपर भी तीन तीन हाइड्रोजन है, चाहे नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाओ चाहे नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाओ, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो इसके कितने फॉर्म बनेंगे? जैसे आपने एक H निकाला, ठीक है, अगर मान लो आइसोटोप आया, अगर मान लो आइसोटोप आ गया H1 H2 H3 करके आपको जे एडवांस में सवाल आ गए और पूछा गया कि इसमें कितने बनेंगे, तो जरूरी थोड़ी आप H1 को ही निकालें, हो सकता है आप H2 को भी निकाल दें, हो सकता है H3 भी निकल जाए, है ना। तो आपको ये देखना है कि जिस भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाने पर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो आपको उसके हाइड्रोजन भी काउंट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है, ये दोनों अपने H प्लस लेके नेगेटिव चार्ज बनाएंगे जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे, इसलिए यहाँ पर टोटल टोटोमेरिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो यहाँ पर ये इसके तीन काउंट होंगे। ठीक है, आपको केवल और केवल नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर बनाना है और उसके टोटल हाइड्रोजन काउंट करने हैं, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ मगजमारी नहीं करनी आपको बस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना के उसके हाइड्रोजन चेक करने हैं, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ही हाइड्रोजन होंगे उतने ही टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे। कुछ याद आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड? हाइपर कॉन्जुगेशन में भी यही बताया गया था कि अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। बिल्कुल सिमिलर वैसा है कि जहां आपका नेगेटिव स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से, उसके आप हाइड्रोजन देख लीजिए, वही हाइड्रोजन आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफर करे जाएंगे और उतने ही जितने हाइड्रोजन होंगे उतना ही वो स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटल में CH3 CHO में कितने टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 बनेंगे, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, दूसरा फिर से निकल सकता है, तीसरा भी निकल सकता है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो थोड़े से सवाल करते हैं और अच्छे से सवाल करते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब मैं जो सवाल दे रहा हूँ उसको ट्राई करना, कुछ नहीं करना, ऐसे कंपाउंड में कार्बन को ढूंढो जहां नेगेटिव चार्ज बने और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, और रेजोनेंस कराकर आप उसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पहुंचा दो, बस। ठीक है, अब सवाल करते हैं थोड़े से। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। CH3 आपको टोटल टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बताने हैं। ठीक है, टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बताने हैं आपको टोटल। ठीक है, CH3 CH2
तो मैं ये कहूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, टोटल टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बताओ कि कितने बनेंगे। कुछ नहीं करना, नेगेटिव चार्ज बनाओ, रेजोनेंस कराओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पहुंचाओ और चेक करो रेजोनेंस टोटोमेरिज्म शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और उसके टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बताओ। ठीक है, यहाँ से देखो, पहले मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर मैं बनाऊंगा तो ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है और इसके पास तीन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। यहाँ नेगेटिव बन सकता है, यहाँ नेगेटिव बन सकता है, यहाँ भी नेगेटिव बन सकता है। कौन सा चार्ज स्टेबल होगा? सर एक तो ये वाला कार्बन स्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, एक ये वाला कार्बन स्टेबल होगा जो रेजोनेंस कर रहा है। क्या ये वाला कार्बन रेजोनेंस कर रहा है? क्या इसके ऊपर वाला चार्ज स्टेबल होगा? तो इसके ऊपर वाला चार्ज स्टेबल नहीं होगा तो ये टोटोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो टोटल कितने इसके टोटोमेरिक स्ट्रक्चर होंगे? 5 होंगे। कितने टोटोमेरिक स्ट्रक्चर होंगे? 5 होंगे। कुछ नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस नेगेटिव चार्ज बना के चेक कर रहा हूँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ रेजोनेंस होकर ये ऊपर ऑक्सीजन के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा, बस इतना मैं चेक कर रहा हूँ। और हाइड्रोजन गिन रहा हूँ बस। ठीक है, तो 2 इसके 3 इसके। ठीक है, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव कर रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव कर रहा है, ये भी नेगेटिव कर रहा है, ये भी नेगेटिव कर रहा है। यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ से भी H+ चलो निकल जाएगा क्योंकि 2 CH3 लगे हुए हैं, थोड़ा मुश्किल होगी लेकिन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और ये रेजोनेंस कर लेगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो इसके टोटल टोटोमेरिक स्ट्रक्चर कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, यहाँ चेक करो, यहाँ एक हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन सकता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन सकता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसके? 2 बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल सकता है और ये रेजोनेंस कर रहा है। क्या आप मुझको इसका टोटोमेरिक फॉर्म बता सकते हैं? क्या आप मुझे इसका टोटोमेरिक फॉर्म बता सकते हैं? अगर मैं इसको रेजोनेंस कराऊंगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये H+ इधर जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पाई बॉन्ड इधर चली गई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो H है आपका वो H यहाँ पर चला जाएगा इसके पास। तो एक्चुअली में ये क्या बना? एक्चुअली में ये क्या बना? फिनॉल बन गया। एक्चुअली में क्या बन गया? फिनॉल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? फिनॉल बन गया। ध्यान से देखना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मैंने रेजोनेंस करा दिया, ये इधर पाई बॉन्ड में बदल जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अंदर वाला जहाँ जिस कार्बन के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया उसी का हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन के ऊपर चिपक गया, तो बना क्या? फिनॉल बन गया। अब कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला? मुझे बताओ कि P और Q में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? P या Q में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Q विल बी मोर स्टेबल देन P। वाई? क्योंकि P आपका नॉन एरोमेटिक है, P आपका नॉन एरोमेटिक है और Q आपका एरोमेटिक है। मैं नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले जो मैंने स्टार्टिंग में आपका कंपाउंड लिया था, जैसे स्टार्टिंग में मैंने ये कंपाउंड लिया है वैसे आपको बताना है। ठीक है, अभी आपको ये क्या कर रहा है? नॉन एरोमेटिक दिखाई दे रहा है। जब बेस डाल दोगे नेगेटिव चार्ज बनेगा, रेजोनेंस कराएगा, उसके ऊपर H चला जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, तब वो एरोमेटिक बन जाएगा। तो Q क्या है? मोर स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड बनने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर कोई H ही नहीं है जो निकल सके, यहाँ पर कोई H ही नहीं है जो निकल सके। क्या यहाँ पर कोई H है निकलने के लिए? यहाँ पर भी कोई H नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा, ये टोटोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा, ये टोटोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से H निकल सकता है,
यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये रेजोनेंस कहाँ कर पाएगा उसके साथ, ये रेजोनेंस कहाँ कर पाएगा उसके साथ, है ना। यहाँ से H निकल सकता है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस करने के बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा वो वापस आपको फिनोल ही दिखाई देगा। ट्राई करना बनाने का, ट्राई करना बनाने का, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये रेजोनेंस कर रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से निकला हुआ H इसके ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिनोल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई H नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ कोई H नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से आपको कोई आपका H नहीं है, यहाँ पे आपका कोई H नहीं है, यहाँ पे आपका कोई H नहीं है निकलने के लिए, ठीक है। क्या यहाँ से H निकल सकता है? यहाँ से तो H निकल जाएगा। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है? क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है? बिल्कुल इसकी तरह। कहाँ गया? कहाँ बता रहा था मैं? यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका पास एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है? रेजोनेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि रेजोनेंस करने के लिए सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, नो डाउट ये नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है ड्यू टू sp2 कार्बन, पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है। सर क्यों रेजोनेंस नहीं कर रहा है? क्योंकि ध्यान से सुनना, ये कार्बन को अगर आप py बोलते हैं, ये कार्बन भी py में होगा, ये कार्बन भी py में होगा, ये ऑक्सीजन का भी लोन पेयर आपको py में दिखाई दे रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज बना है वो p पाई में नहीं होगा, वो pz में होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, और ड्यू टू परपेंडिकुलर ये प्लेन में ही नहीं है, तो रेजोनेंस कैसे कर रहा है? ये पाई बॉन्ड बेशक प्लेन में होने की वजह से रेजोनेंस शो हो रहा है। ये पाई बॉन्ड जो है वो भले ही C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रही है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेन में नहीं है, वो प्लेन में नहीं है। ये अगर आप py में बोल रहे हो पूरे सिस्टम को, तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बन रहा है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बन रहा है वो प्लेन में नहीं है, वो आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं pz में होगा या px में होगा, ठीक है। तो यहाँ से रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा। तो सर क्या सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है? बिल्कुल अप्लाई हो रही है। ये जो पाई बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं p पाई में खिल रही है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो प्लेन में नहीं होगा। हाँ, वो प्लेन में नहीं होगा, वो प्लेन के बाहर है, वो परपेंडिकुलर है प्लेन में। अगर सारा सिस्टम p पाई में खेल रहा है, अगर सारा p पाई में कॉन्जुगेट कर रहा है ना, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं pz px में होगा, या तो px में होगा या pz में होगा। दैट इज व्हाई इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन टोटोमेरिज्म। वो नेगेटिव चार्ज जिंदगी में कभी भी ऑक्सीजन के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। तो सर क्या करें फिर? तो ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर आप बनाओगे तो ये यहां जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। खिचड़ी पक गई ना? दोबारा करते हैं, चलो दोबारा करते हैं, ठीक है, दोबारा करते हैं। आओ ठीक है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्लेन में ही नहीं है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये रेजोनेंस इस पे करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर चली जाएगी, है ना? चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से जो H+ है, यहाँ का जो H है वो भाग कर आएगा और यहाँ पे कह देगा मुझे अपने साथ ले लो, मुझे अपने साथ ले लो। तो यहाँ कितने H है? यहाँ पे 3 H है, तो कितने बनेंगे इसके? 3 बनेंगे, ठीक है। यहाँ इसके 2 बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। आओ लास्ट क्वेश्चन देखो, HCHO यही था ना? क्या टोटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनाने के बाद रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या क्लियर है बात? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ या ना? अरे कमेंट में बता दो दिया करो यार, ठीक है, कमेंट में बता दिया करो। तो समरी क्या थी समरी? सर समरी आपने यही बताई कि नेगेटिव चार्ज बनाओ, रेजोनेंस कराओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तक पहुंचा दो उसको, और
जो H प्लस हमारे कार्बन ने छोड़ा है वही H प्लस वापस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। दिस इज व्हाट आर टोटोमेरिज्म इज नोन एज। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म इज नथिंग बट इट इज इंट्रामोलिकुलर H प्लस ट्रांसफर। प्रोटोन का ट्रांसफर होता है उसके अंदर, प्रोटोन का ट्रांसफर होता है। ध्यान रहे कि जितने भी टोटोमेरिक स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है। सर फिर से वही कंपाउंड लिया? हाँ, फिर से मैंने वही कंपाउंड लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी इस बार मैंने OD लिया और D2O लिया। भैया D2O नहीं कहा है मैंने, DTO का है। हाँ ठीक है, D2O। ठीक है, जैसे आपने OH माइनस आयन और H2O लिया था वैसे ही OD माइनस मैंने लिया और D2 लिया। OD माइनस आयन बेस की तरह काम करेगा। क्लियर है? क्या चाहिए उसको? बेस को क्या चाहिए होता है? H प्लस चाहिए होता है। और D2 क्या करेगा? D प्लस का ट्रांसफर। जैसे H2O में पानी जो था वो H प्लस दे रहा था, तो D2O में क्या करेगा? वो D प्लस देगा। तो यहाँ से सुनना बात को। सबसे पहले OD आएगा, OD माइनस, यस, H प्लस को उठा लेगा, नेगेटिव चार्ज बना। ठीक है, बन गया। रेजोनेंस करा दे, रेजोनेंस करा दे। चलो रेजोनेंस भी करा देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने क्या करा, एक अलग से इसका रेजोनेंस भी करा दिया। ठीक है, ये लो तुम खुश हो। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे रेजोनेंस करा दिया। ठीक है, तो ये सिस्टम ऐसे ऐसे ही रेजोनेंस हो गया। ध्यान से देखना, D2 आएगा D प्लस देगा, D2 आएगा D प्लस देगा, D प्लस यहाँ पे आ जाएगा, D प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, D प्लस यहाँ आ गया, CH2 D, C डबल बॉन्ड दो CH3। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? एक्चुअली हुआ क्या कि H प्लस गया और D आ गया, H प्लस गया D आ गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस बनेगा, D प्लस आएगा और ये D यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, आपने यहाँ पे नेगेटिव बनाया, जो सिस्टम में D होगा, जो सिस्टम का D प्लस होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी अभी टेंशन मत लो। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो कंपाउंड के अंदर जो H है, यानी अगर मैं एक बार फिर से OD माइनस लूंगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, फिर से D प्लस आएगा, वो D प्लस क्या करेगा, यहाँ पर चिपक जाएगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि कंपाउंड में जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा है वहाँ से H हट रहे हैं और D बन रहा है, वहाँ से H हट रहे हैं और D बन रहा है, वहाँ से H हट रहे हैं D बन रहा है। इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो कितने H हटेंगे जिससे जिससे सारे के सारे D लग जाए? तो इस कंपाउंड में CH2D था, तो मुझे 2 बार और रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो बना क्या, CD3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, बना यही ना। तो इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। आप रेजोनेंस करा के भी ये काम करा सकते हो। बस मुझे ड्यूटेरियम एक्सचेंज बताना था तो मैंने ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करा, मैंने यहीं से सारा खेल खेल दिया। मैंने क्या करा, सिस्टम में से H प्लस को हटाया और वहाँ पे D लगा दिया। ठीक है, तो H प्लस H को हटा देना और वहाँ पे ड्यूटेरियम को लगा देना, इसको ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो यही आपका ड्यूटेरियम एक्सचेंज। कितने H हटे जिससे ड्यूटेरियम लग गए? 3 H हटे। ड्यूटेरियम कितने लग गए? 3 लग गए। बस यहाँ इतना ही आपको पता होना चाहिए ड्यूटेरियम के बारे में। ठीक है, क्या आपको इस समझ में आ गया? आपने कुछ नहीं करा, आपने OH माइनस के आयन के बदले OD माइनस ले लिया और H2O के बदले आपने D2O ले लिया। OD माइनस का काम बेस की तरह होगा जो H प्लस को अंदर से ले लेगा, है ना? यही करेगा। और D2O का काम होगा D प्लस को देना। D2O का काम क्या होगा? D प्लस को देना। तो नेगेटिव बना रहे हो, H प्लस हट रहा है, नेगेटिव बन रहा है और नेगेटिव के बदले वो D आ रहा है, D प्लस आ रहा है। तो यही सारा खेल करना है, H हटाने सिस्टम से और D लगा देना है। दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है,
चलो ध्यान से देखना, आपने फिर से वही कंपाउंड लिया CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है। इसका आपने ऑटोमेटिक फॉर्म यही बनाया था, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। क्या यही था इसका ऑटोमेटिक फॉर्म, है ना, यही था ना इसका ऑटोमेटिक फॉर्म। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, पूरी की पूरी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इसी के ऊपर टिकी हुई है, इसी के ऊपर टिकी हुई है। जो भी लोग 12th में हैं और ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को पढ़ लिया है, वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि जब भी ये ऑक्सीजन, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक करता है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड टूटती है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है। ये नेगेटिव चार्ज वापस से लात मारता है, वापस से अपनी पाई बॉन्ड बनाता है और किसी ना किसी ग्रुप को छोड़ने पर मजबूर करता है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा इसी के ऊपर था। जो लोग 11th में हैं वो थोड़ा सब्र रखें, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअली क्यों हुआ, ध्यान से सुनना बात को। ये है आपका कीटो फॉर्म, ठीक है, ये है आपका कीटो फॉर्म और ये है उसका टोटोमेरिक फॉर्म, इनोल फॉर्म, ठीक है। आगे जाने वाली जो रेट है ना कीटो, ध्यान से सुनना बात को, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में जाने का जो रेट है वो बहुत कम होता है। हाँ, क्योंकि कीटो जो होता है, जो कीटो फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बोनाइल ग्रुप या C+O बॉन्ड या C+O ग्रुप जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली ऐसा देखा गया, ध्यान से सुनना बात को, थर्मोडायनेमिकली C+O बॉन्ड इज वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। C+O बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए आगे जाने वाली रेट बहुत कम होती है, पीछे जाने वाली रेट बहुत ज़्यादा होती है। आगे जाने वाली रेट का जो ऑर्डर है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ का होता है, यानी कीटो से इनोल फॉर्म में जाने का जो कन्वर्जन है, जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली ऐसा देखा गया कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, जो दो बॉन्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। C+O बॉन्ड इज़ वेरी स्टेबल, C+O बॉन्ड इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है। इसलिए कीटोन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनोल। इसीलिए टोटोमेरिज्म में कीटो फॉर्म, इसलिए टोटोमेरिज्म में प्लीज लिख लेना, कीटो फॉर्म इज, ऐसे लिखना, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली या मोस्ट ऑफ द केस में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कीटो फॉर्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई महान व्यक्ति आके बोले, समझदार व्यक्ति, कि मुझे तो भैया इनोल ही चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि इनोल ज़्यादा स्टेबल हो जाए, तो क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर आप चाहते हो कि इनोल ज़्यादा स्टेबल हो जाए तो आपको इनोल को स्टेबल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन है आप इनोल को स्टेबल कर दो, है ना। आप आगे जाने वाला रेट जो बहुत कम है, अगर आप उसको बढ़ा देंगे, अगर आप इस इनोल को स्टेबल कर देंगे तो कीटो बदलेगा ही नहीं, है ना। दूसरा, आप कीटो को बहुत अनस्टेबल कर दो। पहला क्या कर सकते हो, पहला आप इनोल को स्टेबल कर दो ताकि कीटोन में बदले ही ना। दूसरा, आप कीटोन को इतना अनस्टेबल कर दो कि वो इनोल में चला जाए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, या तो आप इनोल को स्टेबल कर दो कि वापस से रिएक्शन बैकवर्ड में ना जाए, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड पड़ा होगा इक्विलिब्रियम में। इनोल को स्टेबल कर दो या कीटो फॉर्म को हाईली अनस्टेबल कर दो, है ना। तीसरा क्या है कि आपने जो बेस लिया है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, और वो कैसे होगा, वो होगा कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, एसिडिटी को बढ़ा देना, है ना। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं सर, आपने बता तो दिया लेकिन ज़्यादा समझ में आया नहीं है हमें, तो समझने में नहीं आया तो समझाएंगे अब, है ना। तो ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। अगर आप चाहते हैं कि आपका इनोल ज़्यादा स्टेबल हो जाए तो ध्यान से सुनो, टू मेक इनोल स्टेबल,
अगर इनोल स्टेबल करते हैं, तो याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया था, इसका टोटोमेरिक फॉर्म बताइए। ठीक है, क्या बनेगा? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। यहाँ पर इनोल बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर इनोल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे इनोल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर कंपाउंड में अगर इनोल बनाने के बाद, मार्क माय वर्ड, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इनोल बनाने के बाद आपके कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही है, अगर इनोल बनाने के बाद आपके कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही है, तो इनोल विल बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म इन दैट केस। अगर कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही है तो इनोल फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म इन दैट केस। ठीक है, टू मेक इनोल स्टेबल कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड भाई? इनोल वाला कंपाउंड शुड अटेन एरोमेटिसिटी। ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 99.9% स्टेबल। ये इतना बन जाता है, इतना कन्वर्ट हो जाता है कीटो से इतना कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा परसेंटेज पे मत जाइएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। ठीक है, थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, बस मैं एक बता रहा हूँ जनरल। लेकिन हाँ, इस केस में आपका इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा, इस केस में इनोल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहली कंडीशन है कि आप इनोल को हाईली स्टेबल कर दो, विच इज ड्यू टू देयर एरोमेटिसिटी। कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ गई, दैट इज व्हाई इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। सेकंड क्या है कि आप कीटो को हाईली अनस्टेबल कर दो, आप कीटो को हाईली अनस्टेबल कर दो, आप कीटो को हाईली अनस्टेबल कर दो। मेक कीटो अनस्टेबल। ठीक है, इसके लिए 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। सर ये क्या है भाई? सर ये क्या बता रहे हो? ध्यान से देखना बात को। 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, ओ भाई साहब, सर ये क्या बना दिया? ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा, ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा। इसी वजह से ये वाला कीटो फॉर्म हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये वाला जो कीटो फॉर्म होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये अपना टोटोमेरिक फॉर्म बनाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है सर, दोनों ऑक्सीजन को टोटोमराइज करते हैं या केवल एक को ही करें? तो बताते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक ही कीटोन को टोटोमराइज कर दिया। ठीक है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? सर नजर तो बहुत आ रहा है सर, यहाँ मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे कुछ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बन रही है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ बन रही है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ बन रही है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, दिस इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। ठीक है, यहाँ कीटो हाईली अनस्टेबल होगा ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एटम, वेयर एज दिस इनोल फॉर्म इज हाईली स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक ही, तो आप क्या करेंगे, केवल देखो करने को तो आप दोनों ऑक्सीजन को टोटोमराइज कर सकते थे, करने को तो आप दोनों ऑक्सीजन को टोटोमराइज कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। और क्यों हम इतनी एनर्जी दें जब एक ही ऑक्सीजन को टोटोमराइज कराने के बाद कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है ना? एक ही ऑक्सीजन को टोटोमराइज कराने के बाद जब कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, तो क्यों जाए दूसरे ऑक्सीजन के पास, है ना? तो इस केस में भी तो 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में कीटो जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। ठीक है, ये कितना बनता है देखो, आइडिया मुझे नहीं है इतना। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये 100% बन जाता है। ठीक है, ये 100% ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ एक बार मैं बता दूंगा, मैं अगली क्लास में अगर कुछ डेटा ऊपर नीचे होगा तो वो मैं बता दूंगा। पर हाँ, पहला इनोल को स्टेबल कर दो, कैसे करोगे? एरोमेटिसिटी आ जानी चाहिए, कीटोन हाईली अनस्टेबल होना चाहिए जैसे 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में। तब तीसरा था, आप क्या करो, आप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दो, आप बेस को स्ट्रॉन्ग कर दो। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अच्छे आसानी से H+ बाहर निकाल सकता है ना? तो तीसरा क्या है, तीसरा देखो ध्यान से, तीसरा है आपका 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में,
1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। ध्यान से देखना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जब आप बेस डालेंगे, जब यहाँ से आप बेस डालेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ से आप बेस डालेंगे, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो यहाँ भी जब टोटमाइज कर रहा है, वो यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है, वो यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इस कार्बन, ध्यान से सुनना बात को, इस कार्बन के ऊपर जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा वो यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है, वो उस तरफ भी रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक को ही टोटोमराइज कराओ, ठीक है। कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, और 1 2 3 4 5 मेंबर की शानदार रिंग भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, है ना। ये टोटोमराइज भी कर रहा है, और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें भी आपका कीटो फॉर्म कम स्टेबल है और इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इस केस में भी इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द कीटोन फॉर्म। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? तो नाउ इट इज़ द टाइम टू समराइज यू दिस होल लेक्चर। पहले हम लोगों ने टोटोमेरिज्म पढ़ा, उस टोटोमेरिज्म ने हम लोगों ने ये चेक किया कि सर हमें ऐसे जगह पर नेगेटिव चार्ज बनाने हैं जिसको रेजोनेंस कराया जाए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पहुंचाया जाए और उसको हाइड्रोजन दे दिया जाए। तो इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर होता है टोटोमेरिज्म में, जो एटम H+ को छोड़ता है उसी कंपाउंड में दूसरा एटम H+ को ले लेता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि जो भी कंपाउंड के ऊपर आप नेगेटिव बनाएंगे उसके ऊपर आप हाइड्रोजन चेक कीजिए, क्योंकि जितने उसके पास हाइड्रोजन होंगे उतने ही वो बेस डालने पे निकल सकते हैं, उतने ही बेस डालने पे निकल सकते हैं, और जितने हाइड्रोजन बेस डालने पे निकल सकते हैं वो टोटोमेरिक फॉर्म बनाएंगे। तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने इसके टोटोमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आए ड्यूटेरियम एक्सचेंज पे। हम लोगों ने क्या किया, कंपाउंड लिया, ठीक है। पहले हम लोगों ने उस पर OD- डाला, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाया, H+ बाहर निकाला, नेगेटिव चार्ज बना, D+ आया, उसकी जगह ले ली, तो H हटाया कि D हम लोगों ने लगाया। तो दिस इज व्हाट ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज नोन एज। फिर हम लोग आए कि सर जनरली COO बॉन्ड जो होती है, जनरली कार्बोनाइल बॉन्ड जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, थर्मोडायनेमिकली इट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को पता चला था, ऐसा हम लोगों के एक्सपेरिमेंट करके पता चला था कि COO बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। तो अब अगर हम लोग इनोल को बनाना चाहे, सर हम लोग चाहते हैं कि कीटोन ना बने, इनोल फॉर्म बन जाए, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि सर इनोल बने, तो क्या कर सकते हैं? तो पहला, या तो आप इनोल को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दो, है ना। दूसरा, आप कीटोन को हाईली अनस्टेबल कर दो। तीसरा, एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। देखो दोनों का क्या मतलब है कि अगर आपने OH- आयन की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया तो आसानी से H+ बाहर निकल जाएगा, और अगर आपने अपने अच्छा वाला हाइड्रोजन एटम ले लिया, एसिडिक हाइड्रोजन ले लिया, तो वो खुद ही बेस के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोनों का एक ही मतलब रहेगा, ठीक है। तो पहला मैंने इनोल को स्टेबल कर दिया, जैसे कि एरोमेटिसिटी आ गई जिसमें, है ना, एरोमेटिसिटी आ गई। दूसरा, हमने कीटोन को हाईली अनस्टेबल कर दिया, which is 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में, है ना, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन दिस टू ऑक्सीजन एटम, कीटोन इज हाईली अनस्टेबल। तो मैंने एक एटम को क्या करा, टोटोमराइज करा दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे इनोल ज़्यादा स्टेबल हो गया। दूसरा मैंने क्या किया, 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में चेक किया कि यहाँ ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ से H बाहर निकलेगा। एक ऑक्सीजन को मैंने टोटोमराइज कराया, एक तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और दूसरा वो 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इस केस में भी इनोल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये पूरी समरी थी जो टोटोमेरिज्म में पढ़ाई जाती है। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ दिक्कत है, जहाँ परेशानी हो रही है, जहाँ डाउट है वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है। देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।